प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। कतर की अदालत ने 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सज़ा सुनाई है। सज़ा पाए सभी 8 लोग भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इन सभी को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ये लोग कतर की जेल में बंद हैं। बीते साल जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये लोग एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे। धरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की इस फर्म का काम डिफेंस सर्विस देना था। इसका मालिक रॉयल ओमान की वायुसेना से रिटायर है। फर्म के मालिक को भी इन लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में उसको रिहा कर दिया गया। ये सभी 8 लोग जिस फर्म के लिए काम कर रहे थे वो कतर की डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी दूसरी सेवाएं देती है। इन 8 लोगों की गिरफ्तारी और सज़ा के बाद भी कतर सरकार ने इनके खिलाफ लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह कतर की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला था। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपों पर बहस हुई, लेकिन ना तो कतर और ना ही भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक किया है। इन सभी 8 पूर्व नेवी अधिकारियों को 30 अगस्त 2022 की रात में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से इन लोगों को काफ़ी समय तक सबसे अलग एक जेल में रखा गया। भारतीय दूतावास को भी आधा सितंबर गुजरने के बाद इनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली। 30 सितंबर को इनको अपने परिजनों से बात करने की इजाज़त मिली। इसके बाद ट्रायल में भी देरी की गई। करीब 8 महीने के बाद इस साल 29 मार्च को ट्रायल शुरू हुआ। 7 महीने तक चली सुनवाई के बाद सभी 8 लोगों को मौत की सज़ा का ऐलान कर दिया गया। कतर और भारत सरकार ने आरोपों को खुलासा नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में इससे जुड़ा बड़ा दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को कतर के एडवांस पनडुब्बियों के बारे में इसराइल के लिए जासूसी करने का मामले में सज़ा हुई है। इन पनडुब्बियों में ऐसी क्षमताएं हैं जिससे इनका किसी भी दूसरी सेना के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल है। इनको कतर की नेवी के लिए बहुत अहम माना जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि जिस फर्म के लिए लोग काम कर रहे थे उनकी प्रतिद्वंदी एक दूसरी कंपनी का इस पूरे मामले में हाथ हो सकता है। भारत सरकार की ओर इन पूर्व नौसैनिकों को हर संभव कानूनी मदद दी जाने की बात कह रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार अदालत की कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमारे राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। आइए हम ईरान के बारे में बात करें। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के मुख्य कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल को बड़ी धमकी दी है। सलामी ने कहा कि ज़मीनी लड़ाई होने पर इजरायली सेना की बुरी हार होगी। इसराइल की सेना को गाज़ा का ड्रैगन खा जाएगा। इसराइलियों ने गाज़ा में कदम रखा तो उनको वहीं दफनाया जाएगा। गाज़ा मूसा की वो लाठी है जो फ़िरौन को निगल जाएगी। ऐसे में इसराइल गाज़ा में ज़मीनी अभियान के बारे में न सोचे। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि गाज़ा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध है। इस अपराध के जिम्मेदार लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सलामी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व को गाज़ा की तरफ देखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ईरान की ओर से लगातार गाज़ा में चल रहे संघर्ष पर बयान आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने कहा है कि गाज़ा में चल रही लड़ाई को रोका नहीं गया तो ये फ़िलिस्तीन से बाहर भी फैलेगी। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसकी ओर से ही इस जंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमेरिका को ये भी समझ लेना चाहिए, अगर फ़िलिस्तीन में इसी तरह हमले चलते रहे तो वह भी इससे बच नहीं पाएगा। अमीर अब्दुल्लाहिन ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका और इसराइल ने अगर गाज़ा में नरसंहार को तुरंत नहीं रोका तो पूरा नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, जिसके परिणाम दूरगामी और बेहद ख़राब होंगे। वहीं ईरान की ओर से मुस्लिम देशों से भी अपील की जा रही है कि गाज़ा की मदद के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल में हमला करके 1400 लोगों को मार डाला था। इस हमले के बाद इसराइल की ओर से गाज़ा पर लगातार बमबारी की जा रही है। गाज़ा में इससे बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस पर ईरान समेत कई देश लगातार चिंता जता रहे हैं और हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि जेल में धीमा जहर देकर उनकी जान लेने का एक और प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने देश छोड़ने से इनकार कर दिया है। PTI पार्टी के प्रमुख के परिजनों की ओर से शुक्रवार को एक्स पर उनकी ओर से एक संदेश साझा किया गया है, जिसमें कहा गया कि मैं अपना देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। इसलिए एक खतरा है कि वो मेरे जेल में रहने के दौरान मेरी जान लेने का एक और प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास धीमे जहर के माध्यम से भी हो सकता है। इमरान खान साइफर मामले में रावलपिंडी की अदयालिया जेल में बंद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पार्टी के प्रमुख ने कहा है, फिलहाल अभी भी मैं शारीरिक रूप से फिट हूँ। मुझे पता चल ही जाएगा कि क्या मेरा शरीर कमजोरी से बदलाव का अनुभव कर रहा है।
हालांकि वो पहले ही मेरी जान लेने के 2 सार्वजनिक प्रयास कर चुके हैं। पीटीआई प्रमुख का दावा ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान की अदालत ने गोपनीय राजनयिक केबल साइफर लीक मामले में जमानत और पहली प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए गोपनीय राजनयिक केबल को लीक करने के मामले में पिछले साल मार्च में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सोमवार को इस मामले में उनकी करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ उन्हें भी दोषी ठहराया। खान ने यह दावा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सभी मामले पूरी तरह से फर्जी और राजनीति से प्रेरित है। कहा कि वो मामले में केवल चुनाव के बाद तक या शायद चुनाव से अधिक समय तक मुझे जेल में रखने के लिए गढ़े गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दौरान देश में कानून का पूरी तरह मजाक बन गया है। इमरान ने पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन सुप्रीमो और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को दोहराया। खान की ओर से पोस्ट में आगे कहा गया कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ लंदन प्लान का क्रियान्वयन नहीं है। लंदन समझौते पर एक कायर बरघोड़े और एक भ्रष्ट अपराधी और उसके मददगारों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। एक सजाए याफ्ता अपराधी नवाज शरीफ को क्लीन चिट के साथ राजनीति में लौटने की अनुमति देने का एकमात्र तरीका देश के संस्थानों को नष्ट करना है। इसलिए हम जो देख रहे हैं वो हमारी न्याय प्रणाली का पूरी तरह से पतन है। आइए हम चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्यांग के बारे में बात करें, जिनका 68 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। सुधारवादी विचारधारा वाले नौकरशाह ली को एक समय देश के भावी राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता था, लेकिन शी जिनपिंग की वजह से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ली ने शी के अधीन 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चीनिया मीडिया के अनुसार ली को गुरुवार को दिल का दौरा पड़ा था। शुक्रवार की सुबह संघाई में उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ली अन्य प्रधानमंत्री की तुलना में अपनी एक आधुनिक छवि बनाई थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों के समर्थन में आवाज़ उठाई थी। ली के पद छोड़ने के दौरान चीनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर काफ़ी कम थी। कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। हालांकि मौजूदा समय में बीजिंग ने अपनी धीमी अर्थव्यवस्था को मजबूत पकड़ बना ली है। इस साल संघाई पार्टी के पूर्व प्रमुख शी जिनपिंग के सहयोगी ली क्यांग को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना यह दर्शाता है कि ली क्यांग का सुधारवादी एजेंडा एक किनारे पर रह गया। ली क्यांग ने पेकिंग विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी। उनके सहपाठियों का मानना है कि उन्होंने ब्रिटिश न्यायाधीश के एक पुस्तक का अनुवाद कर उन्होंने पश्चिमी और उदारवादी राजनीति सिद्धांत को अपनाया। आइए हम ब्रिटेन के बारे में बात करें। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स ने 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन रियासत के भारत में विलय की 76वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन ब्रिटेन स्थित कश्मीरी प्रवासियों ने किया, जिसकी मेजबानी सांसद बॉब ब्लैकमैन ने की। कार्यक्रम में सांसद जोनाथन लॉर्ड, एमपी वोकिंग थेरेसा विलियर्स और चेपिंग बॉनार्ड शामिल थे। विशेष अतिथियों में जम्मू कश्मीर के पूर्व शाही परिवार से अजात शत्रु सिंह और रितु सिंह शामिल रहे। सांसद जोनाथन लॉर्ड ने जम्मू कश्मीर के शाही परिवार, अन्य मेहमानों और दर्शकों का स्वागत किया। गौतम सिंह ने कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, उनके पुनर्वास का समर्थन करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के बारे में बात की। उन्होंने इसके लिए वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। सज्जाद राजा ने विभाजन के दौरान हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार के बारे में बात की। सुशील पंडित ने कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ न्याय की कमी पर चर्चा की। चीन का लड़ाकू जेट और अमेरिकी वायुसेना दोनों टकराते से बचे। अमेरिका ने दावा किया कि चीन ने दक्षिणी चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन करे अमेरिकी वायुसेना के B-52 विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की, जिससे आसमान में विमानों के आपस में टकराने का खतरा बन गया था। इस घटना पर अमेरिका ने एतराज भी जताया। बता दें कि 24 अक्टूबर मंगलवार देर रात चीन का लड़ाकू जेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर पर नियमित संचालन कर रहे अमेरिकी वायुसेना के B-52 बमवर्षक विमान के 10 फीट से भी ज़्यादा करीब आ गया था। अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चीनी लड़ाकू पायलट की ऐसी हरकतों की वजह से दोनों ही जहाज के आपस में टकराने की आशंका बढ़ गई थी। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया। अमेरिकी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में चीनी जेट को अमेरिकी जेट के विंग के सामने और नीचे से गुजरते हुए दिखाया गया। इसमें कहा गया कि चीनी जेट के पायलट ने 2 विमानों के बीच टक्कर का जोखिम उठाया। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा कि हमें चिंता है कि यह पायलट इस बात से अनजान था कि वो टक्कर को कितने करीब आ गया था। अमेरिकी सेना ने कहा उस समय डिस्टेबिलिटी बहुत सीमित थी और यह हरकत अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा नियमों के विपरीत है। अमेरिका का कहना है कि अगर समय से उनका पायलट विमान को नहीं बचाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।